हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम इसके पहले वाले पार्ट वन में आप सभी को मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड वे सभी पॉइंट्स और टॉपिक्स मिल गए होंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आपको मेटल्स और नॉन मेटल में पढ़ना क्या है। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। कल हमने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, हमने उन तमाम टॉपिकों को लिखा जो कि हमारे चैप्टर में आते हैं, ठीक है। और फाइनली हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है वो वे ऑफ टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक से हटकर कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, और उनकी जो डिस्क्राइबिंग होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग होगा और कोशिश रहेगी कि उससे आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सके। तो बच्चों, जैसा कि हम कल बताए थे, मेरा ये जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, अगर जो बच्चे सेकेंड पार्ट का वीडियो देख रहे हैं तो वो फर्स्ट पार्ट की वीडियो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के वीडियो में इंट्रोडक्शन रिव्यू है, ठीक है, जो कि उसमें ये बताया गया कि आखिर मेटल्स और नॉन मेटल में पढ़ना हमें क्या क्या होता है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो सफ़र है, इस सफ़र में चलते हैं और हम लोग खूब अच्छे ढंग से इन तमाम टॉपिक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, उसके नॉलेज को एब्जॉर्ब करेंगे और साथ ही साथ आने वाले स्कूल एग्जाम्स में इन तमाम टॉपिकों की मदद से और इसके सारे सॉल्यूशन की मदद से हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलेंस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। मैं फिर से आ गया हूँ आपका अनिकेत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो जैसा कि हमने कल टॉपिक लिखा दिया था और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अगर कोई मेटल और नॉन मेटल है तो उस मेटल और नॉन मेटल में जो चीजें, यानी वो मेटल नॉन मेटल में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कैसे आया। अब अगर एलिमेंट की हम बात करें तो एलिमेंट से रिलेटेड मैटर है, तो वो मैटर क्या है, ठीक है। तो हम उन चीजों को एक एक करके रियलाइज करेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एलिमेंट, मैटर, कंपाउंड, एटम्स, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे और क्योंकि ये इस चैप्टर का बेसिक कोर है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम यह भी जानेंगे कि हमारे पूरे यूनिवर्स में अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं और कितने मेटोलॉइड्स हैं, हम इनके बारे में भी पता करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैटर के टॉपिक से। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आएगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे क्लास में बैठने वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप मुझे इंडिविजुअली भी डिस्कस इस टॉपिक के बारे में कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पहली पॉइंट होती है मैटर। मैटर, आखिर ये मैटर है क्या। जैसे कि अगर कोई बोलता है व्हाट इज द मैटर, तो मैटर का अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ बताया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ, ठीक है बच्चों। इसे अगर हम लोग हिंदी का शाब्दिक अर्थ अगर हम बोले तो मैटर एक पदार्थ है। अब जैसा कि मैटर इज अ सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस। अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करें तो वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो सब्सटेंस वेटलेस भी हो सकता है, वेटफुल भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे हाथ में एक डस्टर है। अब ये डस्टर क्या है, दैट इज अ मैटर, इज अ मैटर, यानी यह भी एक मैटर है, ठीक है। अब साथ ही में क्या है कि जो चीजें, ठीक है, मैटर का कहना है कि वो तमाम चीजें जो एक स्पेस क्रिएट कर सके, ठीक है, उनकी स्पेस हो, उनकी अपनी डेंसिटी हो, तो वे सभी चीजें मैटर है।
तो चलिए बच्चों इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम मैटर के बारे में बात करें तो मैटर कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, यानी बच्चों जितने भी मैटर होते हैं वे सभी बने होते हैं एलिमेंट से। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे अर्थ पे 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स, और यही सारे एलिमेंट्स मिलकर बनते हैं मैटर। बोलता है कि और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, और साथ ही साथ क्या है कि ये जो मैटर है ये एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जितने भी मैटर होते हैं वो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, जिसे हम लोग शुगर भी कहते हैं, चीनी, ठीक है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें बच्चों, या अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम लोग साल्ट कहते हैं, तो आप देखे होंगे साल्ट, तो साल्ट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, स्टोन टाइप्स छोटे छोटे बाइकिंग टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो वो साल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्मेशन में होता है। तो साल्ट का छोटा छोटा ये इस तरीके से हमारा साल्ट होता है, ठीक है। अब ये साल्ट जो है तो इसका एक छोटा पॉइंट ये भी कोई स्पेस क्रिएट करता होगा, ठीक है, यानी कोई ना कोई तो स्पेस तो जरूर क्रिएट करता होगा। तो इसी क्रिएटिंग स्पेस को हम कहते हैं कि वो क्या है, वो मैटर है। क्या है? मैटर है। तो अगर बच्चों हम मैटर की बात करें तो मैटर इज मेड ऑफ एलिमेंट, यानी जितने भी मैटर होते हैं वे सभी एलिमेंट से बने होते हैं, या और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर आप एग्जाम में कोई पूछता है कि व्हाट इज द मैटर, तो आपको बताना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स और अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, यानी जितने भी मैटर होते हैं वे सभी मैटर, ठीक है, जो भी मैटर इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वे सभी मैटर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट मिल करके एक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं और उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कि वो सब्सटेंस एक मैटर है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हम बात करें कि मैटर को और किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है, तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप अ स्पेस, यानी वे सभी चीजें जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट है, जिसका अपना कोई मास होना चाहिए। मास यानी कोई अपना वेट। जैसे कि अगर हम बात करें इस टूल टेबल की, ठीक है, अब ये टूल टेबल है, अब इस टूल टेबल ये भी कोई मैटर है, ठीक है। अगर हम इस टूल टेबल की बात करें तो ये भी मैटर है और इनका भी कोई अपना मास होगा। यानी बच्चों इतना याद रखिएगा कि वो चीजें जिनका पर्सनल मास हो, ठीक है, चाहे वो मास लो क्वांटिटी में हो चाहे वो हायर क्वांटिटी में हो, मास दोनों क्वांटिटी में मतलब जो भी होंगे उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो कोई मैटर है, ठीक है। मैटर का होने का मतलब है कि एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग सब्सटेंस that is mass, that has mass and take up a space, यानी वे मैटर उसे ही कहेंगे, ठीक है, वे सभी चीजें, ठीक है, जो मास क्रिएट करती हो और साथ ही साथ कोई स्पेस क्रिएट करता हो, यानी उसका पर्सनल मास होना चाहिए, मास के साथ साथ उसकी स्पेस भी होनी चाहिए। यानी जैसे कि अगर मान लिया जाए हम ये कहते हैं, जैसे एक ब्रिक्स लेते हैं, ईंट लेते हैं, अब ये ईंट लेते हैं तो ईंट का कोई पर्सनल वेट भी होगा। अगर इसके पास मास है तो जिस प्लेस इसे रखा जाता है उस प्लेस पे जितना भी दूरी पे रखा हो या जितनी भी मीटर लंबी हो, अगर मान लो कि ये 5.5 सेंटीमीटर लंबी, 5.5 सेंटीमीटर एक लेंथ वाला, ठीक है, एक ब्रिक्स अगर मेरे पास हो तो वो 5.5 सेंटीमीटर स्पेस क्रिएट करेगा। तो मैटर कहता है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, यानी जो भी मैटर होंगे वे सभी मैटर का एक अपना मास होगा और मास के साथ साथ वो स्पेस भी क्रिएट करेगा, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर, अब जैसे कि मान लो छोटा सा ये चौक है, अभी चौक का छोटा सा स्टोन का जो टुकड़ा है
अगर मैं इस जगह पे रखूं, अपने हाथों के सरफेस पे रखूं, तो देख सकते हो इसका कुछ तो वेट होगा, कुछ तो मास होगा, ठीक है। अगर मास है और जिस जगह पे रख रहा हूं उस जगह पे कुछ तो स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं मैटर, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, यानी वे सभी मैटर जो मास के साथ साथ स्पेस क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं मैटर। अगर हम मैटर की बात करें, थोड़ी सी और डीप में जाते हैं, तो मैटर को हम 4 लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहली लेयर को बोलते हैं सॉलिड, दूसरे लेयर को बोलते हैं लिक्विड, तीसरे लेयर को गैस और फोर्थ लेयर को प्लाज्मा, ठीक है। तो बच्चों क्लास 8 में आप लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं, क्लास 7 में भी पढ़ना है, 6 में भी पढ़ना है, लेकिन एक नई टॉपिक क्या आई, प्लाज्मा, जो ये मैटर का 4th स्टेज है, ठीक है। अब प्लाज्मा होता क्या है, इन चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट थोड़ी समझ में आई होगी, ठीक है, कि मैटर होता क्या है। मैटर एनीथिंग इज that has mass and occupies a space create, यानी कोई भी मैटर बच्चों मास के साथ साथ एक स्पेस क्रिएट करता है, उसे हम बोलते हैं मैटर। हमारे आसपास सराउंडिंग एरिया में जो भी चीजें हैं, ठीक है, आसपास सराउंडिंग एरिया में जो भी चीजें हो, वे सभी वस्तुएं, वे सभी एनीथिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट अपना उनका मास के साथ साथ उनकी पर्सनल जो स्पेस होती है वो स्पेस भी क्रिएट करे। जिस जगह पे रखा हुआ है वो एक स्पेस क्रिएट करता हो। यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं रही है, तो बेंच है, चेयर है, तो तमाम चीजें ये भी कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट करता है और इनका कोई अपना पर्सनल वेट है, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं मैटर। अब मैटर का सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो मैटर का जो है, मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड प्लाज्मा, यानी मैटर को 4th स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली, अरे क्लास ले रहे हैं क्या, तुम कर रहे हो बीच में, सॉरी गाइस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है। तो फाइनली क्या है कि मैटर को 4th स्टेज में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो ये तमाम प्रोसेस है मैटर का। तो बच्चों नॉन मेटल्स और मेटल्स टॉपिक पढ़ने से पहले ये तमाम बेसिक कोर एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है, नोट कीजिएगा। तो बच्चों आपने नोट कर लिया, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया मेटल्स और नॉन मेटल के प्रोसेस में हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि अगर आप आगे के टॉपिक में जाते हो, जैसे मेटल में जाते हो, ठीक है, तो मेटल में जाने के बाद हमें मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम्स क्या है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। अगर ये नॉलेज आपको अच्छे तरीके से रहेंगे तो फाइनली होगा ये कि ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ाई जा रहे हैं चैप्टर 4 में मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट होंगे, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, वो ध्यान देंगे और जहाँ पे भी लगे कि वो टॉपिक, और जो मेरे क्लास, मेरे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे अगर वो इस वीडियो को देखते होंगे, ठीक है, तो अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो एक बार मुझे रिवाइज कर दें कि हाँ सर यहाँ पे वो डाउट्स हैं, मैं उसे कोशिश करूँगा कि वो कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे थे मैटर के प्रोसेस को, ठीक है। तो मैटर के प्रोसेस में हमने जाना, ठीक है, कि एनीथिंग ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, मैटर के प्रोसेस में हमने ये जाना एनीथिंग
इज मैटर, यानी कहा जाए कि वे सभी चीजें, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस, यानी वे सभी सब्सटेंस जिनका मास हो और मास के साथ साथ एक स्पेस क्रिएट करे। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने समझा कि आखिर वो मैटर है क्या। अब बात करते हैं कि मैटर को कुछ अलग अलग पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया। सबसे पहले हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी अगर ये जो साइन देख रहे हो ऐड हीट, ठीक है बच्चों, अगर सॉलिड में हीट को ऐड करेंगे तो वो लिक्विड के फॉर्मेशन में आएगा। यानी आप जितना भी प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं, ये सॉलिड है, लिक्विड, गैस और आयोनाइजेशन, जिसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, तो ये तमाम प्रोसेस तब होगा जब हम उस सभी प्रोसेस पे, मैटर के जितने भी प्रोसेस है बच्चों, उन पे हम हीट एब्जॉर्ब करेंगे। यानी अगर मान लिया जाए कि सॉलिड पे अगर हम हीट को ऐड करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्मेशन में होगा, अगर लिक्विड को हम हीट ऐड करेंगे तो वो गैस फॉर्मेशन में होगा, और अगर हम गैस को सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो वो गैस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो कि प्लस और नेगेटिव में होगा। नेगेटिव को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और प्लस चार्ज को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में बच्चों होगा क्या कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड का जो प्रोसेस है, अगर सॉलिड पे हम हीट को ऐड कर दें तो वो मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद लिक्विड बन जाएगा। अगर हम लिक्विड पे हीट को ऐड करें बच्चों तो वो वेपोराइजेशन करेगा और गैस के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम इसी गैस को ज़्यादा अगर हीट एब्जॉर्ब करें, इस पे और भी ज़्यादा हीट ऐड करें, तो ये गैस जो है, ये जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं, आपको पता है कि जब सारे गैस के पार्टिकल्स को हीट किया जाएगा, ठीक है, अगर इस पे हम लोग हीट ऐड करेंगे तो हीट ऐड करने से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेपर बनेगा, और इस वेपर की वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और प्रोटॉन जो है, ये दोनों एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, और इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस को ही हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि अगर क्या है कि क्लाउड हो, ठीक है, बरसात का टाइम हो, तो बरसात के टाइम पे जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कि बिजली कब चमक रही है, ठीक है, या कहीं पे बिजली गिरती है, ठीक है, या स्पार्क होता है, तो स्पार्क प्रोसेस में क्या होता है कि वहाँ पे नेगेटिव जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, और एक प्रोटॉन होता है, ये दोनों का जो चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से डिसेबल होते हैं। यानी कहा जाए कि अगर किसी भी तरह का लाइटनिंग प्रोसेस हो, या जैसे कि मान लो कि ट्यूब लाइट, ठीक है, अब ये ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट में जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में क्या है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और उसी एक्टिवेशन के फॉर्मेशन में प्लाज्मा जो है रन करती है, और उस प्रोसेस में होता क्या है कि ये सभी चीजें, जितनी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली लाइटिंग प्रोसेस वाला जितना भी प्रोसेस जो है जिसमें से लाइट रिप्रोड्यूस होता है, उन सभी में प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, जैसे कि सॉलिड है, अब मान लो कि कोई आइस का क्यूब है, ठीक है, अब इस आइस के क्यूब को अगर यहाँ पे, ये तो हीट है, अगर सॉलिड है, अगर इस पे हीट को ऐड किया जाए, अगर इस पे हीट को ऐड किया जाए तो ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर गैस बन जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उन सभी सॉलिड पार्टिकल्स को रिजिड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वे सभी सॉलिड पार्टिकल्स रिजिड पार्टिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब वो रिजिड पार्टिकल्स क्यों कहे जाते हैं, तो रिजिड पार्टिकल्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वे सभी सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि
कि उनके किसी भी पार्टिकल्स को उस जगह से मूव करने नहीं देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यानी क्या है कहा जाए कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक के बाद एक, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है इसे हम लोग रिजिड पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। रिजिड पार्टिकल्स बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, और स्पेस नहीं होने के सबसे बड़ा रीजन क्या है, इनके बीच में इंटरमोलेकुलर फोर्स होता है। ठीक है, इंटरमोलेकुलर फोर्स होता है। ये फोर्स जो है, ठीक है, एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल्स के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, और इनके बीच में कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं होता है, जिससे ये पार्टिकल्स जो है एस्टेब्लिश होते हैं और सॉलिड फॉर्मेशन में एक ही जगह पे एबल होते हैं। अब इसी पार्टिकल्स में, ठीक है, अगर हम हीट को ऐड करें, जैसे कि अगर मान लिया जाए बच्चों कि हम गोल्ड लेते हैं, ठीक है, अगर हम गोल्ड लेते हैं, ठीक है, अगर हम गोल्ड पे जैसे आप सोने का एक टुकड़ा ले लो, ठीक है, सोने का एक टुकड़ा ले लो, जैसे कि मान लो ये सोने का एक गोल्ड का टुकड़ा है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम अगर हम वेट बोले या मिनिमम वेट बोले तो 2.5 ग्राम का एक सोने का टुकड़ा है। अब इस सोने के टुकड़े को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम हीट ऐड करते हैं, अगर इसमें हम हीट ऐड करते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट को फिर से कंडेंसेशन करते हैं, फिर से मतलब कहा जाए कि इसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में इसे अगर इसके लिक्विड फॉर्म को डाल करके कोल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से मतलब सॉलिड फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो बच्चों मैटर के फॉर्मेशन में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस और आयोनाइजेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे, जिससे हमें प्लाज्मा कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि मेल्टिंग फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं कि ब्लॉक है, इस ब्लॉक में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वे सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐड हो चुके हैं, और ये पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बंधे हुए हैं। ठीक है, अब अगर इसी सॉलिड में अगर हम हीट को ऐड करें बच्चों, तो हीट ऐड जब करेंगे तो ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद क्या है, ये लिक्विड फॉर्मेशन में आएगा। आप देख रहे होंगे कुछ लिक्विड फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो है फ्लो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी ये पूरी तरह से फ्लो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को जो है हम लोग फ्लड पार्टिकल्स कहते हैं। जो लिक्विड जो है वो एक फ्लड पार्टिकल्स है, लेकिन ये फ्लड पार्टिकल्स जो है इनकी जो मतलब जो परफॉर्मेंस है, फ्लड करने की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी वीक होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है गैस पार्टिकल जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लड करती है। ठीक है, या उसके बाद जो प्लाज्मा है, ये भी पूरे यूनिवर्स में, अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में 99.9% जो है वो प्लाज्मा ही प्रेजेंट है। 99.9% जो प्रेजेंटेशन है पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, वहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक इस पूरे यूनिवर्स में 99.9% प्लाज्मा है, बाकी जो परसेंटेज है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेल्ट करेंगे तो वेपोराइज, ठीक है, लिक्विड बनेगा। जब हम लिक्विड में हीट को ऐड करेंगे बच्चों तो वो वेपोराइज होगा, और वेपोराइज होकर के वो गैस में कन्वर्ट होगा। अब इस गैस को अगर हम और भी ज़्यादा हीट डालें, ठीक है, तो ये गैस जो है ये निगेटिव और पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और इस निगेटिव और पॉजिटिव आयन को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब इसी आयोनाइजेशन और इस गैस में हीट ऐड करने से जो प्लाज्मा तैयार होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों आयोनाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में किसी भी गैस में अगर हम काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में हीट को ऐड करते रहें तो वो जो है हमारा
दो अलग अलग प्रोसेस कंप्लीट होगा, जहाँ पे एक निगेटिव आयंस और दूसरा जो है पॉजिटिव आयंस बनेंगे, और इन आयनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब इसे ही हम डी आयोनाइजेशन करेंगे और तो फाइनली वो फिर से गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसी गैस को अगर हम कंडेंसेशन करेंगे तो फिर से वो लिक्विड में आएगा, और लिक्विड को अगर हम फ्रीज करते हैं तो फिर से ये प्रोसेस जो है सॉलिड में आ जाएगा। तो बच्चों ये था, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैटर के अकॉर्डिंग जो नॉन मेटल्स और मेटल में आपको पढ़ना है, ये आपकी बेसिक कोर को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, आप सभी नोट कर ले।